तमाम स्टूडेंट को जो है 2023 की आखिरी क्लास के अंदर जो है खुशामदीद कहते हैं। और हमारा तहसीलदार का सेशन स्टार्ट हुआ था अक्टूबर के महीने में, और जिसके अंदर हमने जो जनरल नॉलेज है तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट किया। उर्दू ऐसे उर्दू ग्रामर के ऊपर काम कंप्लीट किया। और तहसीलदार का जो रेवेन्यू वाला सिलेबस है वो काफ़ी सारा रहता है अभी। तो तहसीलदार के अंदर जो रेवेन्यू ला था प्लस उर्दू ग्रामर जो थी उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला आपको पेपर से पहले 15 दिन पहले पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी मौके पर जो है रिवीजन हो जाए। अच्छा जी, तमाम स्टूडेंट चेक कर लें कि आपको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, आवाज़ ओके है। आप ये बता दें कि लास्ट टाइम हमने इंग्लिश उर्दू ग्रामर के ऊपर लेक्चर दिया था, उस उर्दू ग्रामर के लेक्चर के अंदर हमने लास्ट चीज़ क्या चीज़ पढ़ी थी? हमने जनाब नसर के बारे में पढ़ा था, ख़त सानवे के बारे में, कसीदा के बारे में, मरसिया के बारे में, मजमून, नावल, ड्रामा, अफसाना, दास्तान, ये हमने पढ़ लिया था। आप लोग मुझे बता दें कि हमने आखिरी वर्ड कौन सा किस बारे में पढ़ा था? अफसाना पढ़ लिया था ना हमने, याद है किसी को? दास्तान भी पढ़ लिया था। अच्छा चलें जी, आगे लिखें जनाब। मतलब अरबी जबान ये भी पढ़ लिया था। इस उस लेक्चर के अंदर ये तो नहीं पढ़ा था, नहीं ये वाला नहीं पढ़ा था यार, वो और लेक्चर में पढ़ा था। अरबी जबान का लफ्ज, इस पर आप जल्दी नोट करते हैं। अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी तलु होने के, तलु होने के, तलु होने की जगह भी कह सकते हैं, या फिर तलु होने के भी हैं, ठीक है। गजल या कसीदा, गजल या कसीदा का पहला पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हूं, मतलब क्या लगता है? ये बताइएगा कि रदीफ पहले आता है या काफिया पहले आता है? हम काफिया पहले आएगा या रदीफ पहले आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिस गुल को गुल को होता गुल को होता सबा करार आकाश, ठीक है। रहती एक आध दिन बहार आकाश। जी जनाब, इसमें बताएं कि काफिया कौन सा है और रदीफ कौन सा है? या तो हमारे पास जो होते हैं ना लाइक दैट, काफिया क्या होता है? काफिया होता है अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने है पीछे आने वाला, ठीक है। हम वजन हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। ये मैंने लिखवा दिया था ना आप लोगों को, ठीक हो गया? ठीक समझ आ गई?
तो गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ से पहले आने वाले हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे आपको बताया है, तो इसके अंदर हम वज़न या हम अल्फाज कौन से हैं, करार और बहार। ये करार हो गया और ये बहार हो गया, दोनों एक से आ रहे हैं हम अल्फाज। इसी तरह रदीफ की बात करें, रदीफ क्या होता है, रदीफ भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैंने है सवारी के पीछे बैठने वाला, सवारी के पीछे बैठने वाला। गोया गज़ल या कसीदे के पहले शेर में जिसमें काफिया अल्फाज के बाद आने वाले एक जैसे अल्फाज जो होते हैं वो रदीफ कहलाते हैं। ठीक है, इसमें मुझे बताएं ये जो काश लिखा हुआ है, ए काश, एक रदीफ है या नहीं है? लिखने की जरूरत है, रदीफ या काफियों को लिखने की जरूरत है या नहीं है? कर लेंगे आप। इसमें मैं आपको एक और मिसाल भी दे देता हूं। असर, असर उसको जरा नहीं होता, जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। रंज रात, रंज रात फिदा नहीं होता। इसमें बताएं क्या क्या चीज है, क्या इसके अंदर जनाब काफिया या रदीफ है, या काफिया ओनली है, या क्या चीज है? इसमें सिर्फ रदीफ है। कैसे भला? अच्छा चले, ये जो जरा लिखा है मैंने, ये क्या है भला? जरा और फिजा क्या है, एक जैसे हैं या नहीं है? तो ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया काफिया। नहीं होता, नहीं होता, ये क्या होता है भला? ये हमारे पास हो गया रदीफ। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई जनाब, काफिया पहले आता है और रदीफ बाद में आता है। तो आपको काफिया या रदीफ का मतलब जो है वो पता होना चाहिए। काफी का मतलब होता है पीछे आने वाला, और रदीफ का मतलब होता है सवारी के पीछे बैठने वाला। बस खत्म बात। और दोनों अल्फाज कौन से भला? दोनों अल्फाज हमारे पास जो है वो अरबी के लफ्ज़ हैं। मक्ता मैंने लिखा था या नहीं लिखा था? मक्ता जी, मेरे ख्याल में नहीं लिखा, लिखें। मक्ता, अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके मानी, जिसके मानी कट जाने, कट जाने की जगह खात्मा या खत्म करना, खत्म करना के हैं। ठीक हो गया? गजल या कसीदे, कसीदे का हर वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे, अपना तखल्लुस बयान करे, इसको हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। जैसे दिल तो मेरा उदास है नासिर, ये शायर क्यों साई साई करता है। तो इसके अंदर जनाब उसने नासिर जो लफ्ज़ लगाया है, ये हमारे पास क्या है? मक्ता। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुझको मगर आती नहीं। इन दोनों अशार में नासिर और गालिब तखल्लुस हैं, और गज़ल के आखिरी 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 शायर हैं ये दोनों। ठीक है, तो आपको पता है कि जनाब ये जो गालिब है, गालिब की गज़ल है,
और जो नासिर है नासिर काज़मी की गज़ल है, ठीक है। उसमें से उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया, लिहाजा हमारे पास लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आप पता चल गया ना। आगे लिखें जनाब मिसरा। बिछड़ना, अलहदा करना, या दरवाजे का एक हिस्सा, ठीक है। तो मिसरे का मतलब क्या होता है? बिछड़ना, अलहदा करना या दरवाजे का एक हिस्सा। कैसे मतलब? जनाब आपकी पूरी गज़ल होती है ना, गज़ल के अंदर जो हमारे पास एक शेर का एक मिसरा होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये हमारे पास गोल तो होता है सबा, गोल तो होता सबा करार एकाश, ये एक पूरा मिसरा कहलाता है। पूरी गज़ल होगी तो पूरा, और ये अगर दोनों मिला दिए जाए, दोनों मिसरे मिला दिए जाए, फिर एक शेर बन जाता है, ठीक है। तो लिहाजा आपको ये मिसरे की समझ आ गई यार। इसका स्क्रीन शॉट लें, इसका स्क्रीन शॉट लें। नसीम मौजूद है क्लास में? ओके। नहीं, इधर हीटर चल रहा है जनाब, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सर्दी नहीं फील हो रही, कमरे पूरे के अंदर जो है ना फुल माहौल है, मतलब हीटर फुल, इतना गर्म है मुझे। अगर मैं ये वेस्ट कुट भी तारुफ कोई मतलब नहीं। अच्छा खैर जनाब, शेर जो होता है ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास मिसरा होता है ना, तो वो एक शेर के अंदर दो मिसरे होते हैं तो एक शेर बनता है। अगर एक मिसरा होगा तो एक मिसरा कहलाएगा। जैसे दो मिसरों से एक शेर बनता है। शऊर से निकला है ये लफ्ज़, जिसके मायने है जानना, इल्म होना, ठीक है। शऊर से निकला है ये लफ्ज़, जिसके मानी है जानना, इल्म रखना, ठीक है। जानना या फिर इल्म होना किसी भी चीज़ के बारे में। अब ये जो शायर शायरी करता है वो किस तरह मतलब है शायरी करता है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो जनाब उसकी गहराई तक उसको जानता है, तब जाके जो है वो उसकी शायर शायरी करता है। मतलब ऐसे काम नहीं होता जनाब, ठीक हो गया। इसके बाद लिखें मुसल्लस बंद। मुसल्लस को हम भला क्या कहते हैं? आपको पता है कि हमारे सामने जो जिस जाविये के तीन मतलब वो होते हैं, कोने कार्नर होते हैं, उनको हम मुसल्लस कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली मुसल्लस बंद का मतलब है, मुसल्लस मीन तीन, तीन क्या है, तीन मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद को मुसल्लस कहते हैं। ये ज़्यादातर नज़म नज़म में इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। ये नज़म में बंद होते हैं और तीन मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। खत्म बात। अच्छा जी, आगे जनाब चलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जनाब रबाई, अगर आपने 7वीं 8वीं क्लास में अगर अरबी पढ़ी हो ना, और तकरीबन हर बंदे ने पढ़ी होती है अरबी, अक्सर आपने पढ़ा होगा जनाब सबक का नाम दर्जा सबक चहारों, ठीक है। अदरस और राबे, रब से रबाई, राबे से
रबाई लफ्ज़ निकला। ठीक है, रबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है रबा, रबा से मखूज़ है। ठीक है, लिखें रबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ रबा से मखूज़ है, जिसके मानी चार है, जिसके मानी चार है। इस्तिलाह में रबाई शहरी की इस्तिलाह में रबाई शहरी की इस सनफ को कहा जाता है जो चार मिसरों का मुरक्कब है, जो चार मिसरों का मुरक्कब, यानी चार मिसरों पर मुश्तमिल हो। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद लिखें जनाब कित्ता, कत्ता भी कहते हैं, कित्ता भी कहते हैं। कत्ता का मतलब होता है, कित्ता का मतलब होता है किसी चीज़ के हिस्से या टुकड़े या जुज़ कर देना। असनाफ सखन की इस्तिलाह में कित्ता ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें एक शहर का मफहूम दूसरे शहर से वाबस्ता हो और इस मजमून में तसलसल पाया जाता है। एक्चुअली वजह पता क्या होती है, मैं आपको बताऊं, जिस तरह हम हॉस्टल में लोग अक्सर रह रहे होते हैं और आप लोग भी मतलब हॉस्टल में रहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि किसी बंदे का जो मतलब शहर शेरी है उसको देखते हैं और वहाँ से एक शेर निकाल के अपना नाम बीच में डाल देते हैं। एक आधा शेर उधर से लिया, आधा उधर से लिया, एक पूरा शेर बना दिया। तो लिहाजा ये जो जितनी शायरी होती है तकरीबन ऐसे ही होती है। तो लिहाजा यानी किसी भी चीज़ के टुकड़े करना, लेकिन लाइक दैट आपने किसी का शेर लिया तो उसको आधा लिया आधा नहीं लिया, तो टुकड़े कर देना। ठीक हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे जनाब लिखेंगे आप मखमस, मखमस जी, मतलब हर आप मतलब हर एक शेर से ना आपने आधा शेर लेना है, आधा नहीं लेना, आधा किसी और से लेना है, दोनों को मिला के शेर बना देना है। तो इसलिए मेरे पास कोई ऐसा शेर नहीं है जो मैं आपको बताऊं। अरबी ज़बान का लफ्ज़, अरबी ज़बान का लफ्ज़ खमस से निकला है, खमस से निकला है, जिसके मानी पांच है। इसमें नज़म का हर बंद पांच पांच मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद लिखें जनाब मुसद्दस, मसदस या मुसद्दस। ये लफ्ज़ सदस से मखूज़ है, सदफ से मखूज़ है, जिसके मानी छः। इस्तिलाह का मतलब होता है जिसकी तफसील से बयान की जाए। इस्तिलाह में मुसद्दस इस
तवील नज़म को कहते हैं, तवील नज़म को कहते हैं जिसका हर बंद 6 मिसरों पर। ठीक है, स्क्रीन शॉट लें जनाब। अच्छा जनाब, एक बात आखिरी मुझे बता दें, एक होता है हमद और एक होता है नात। ठीक है, हमद और नात में क्या फ़र्क है? आप अक्सर पढ़ते रहे हैं, हमद और नात में क्या फ़र्क? ठीक हो गया। नज़म किसे कहते हैं? नज़म नज़म ऐसी सनफ़ या शायरी को कहते हैं जिसमें किसी भी ख्याल, तसव्वुर और मज़मून को बयान किया जाए। नज़म की हैत कोई भी हो सकती है, यानी आप नज़म के अंदर जो है कोई ख्याल पेश कर सकते हैं, कोई खाका पेश कर सकते हैं, कोई मज़मून की सूरत में पेश कर सकते हैं। तो नज़म जनाब इस चीज़ को कहते हैं। स्क्रीन शॉट ले लें, ले लिए? तो हमारी इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आगे मैंने आपको पढ़ाना है जनाब बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। काफ़ी दिनों से मैं आप सोच रहा था कि जनाब पढ़ाऊँ आपको, लेकिन टाइम जो है वो आपको पता है कि किस तरह मिलता है। ले ले स्क्रीन शॉट। देखें ना, नज़म मतलब ये है कि आपके दिल में कोई जहन में ख्याल आया, आपके जहन में जनाब लाइक दैट जी। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जैसे इमरान खान इस वक्त जेल में है, अब आप इमरान खान के ऊपर एक नज़म लिख देते हैं, यानी आपका ख्याल आया ना, तो आपने उस ख्याल के ऊपर एक नज़म लिख दी। आपको जनाब एक लगा कि जनाब वाला फ़लस्तीनियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, आपने उनके जुल्म के ऊपर एक दस्तान के ऊपर नज़म बना दी। यानी आप कोई भी ख्याल पेश करते हैं और आप जो है नज़म जो होती है, अदाद नज़म क्या होती है? अदाद नज़म मतलब जिसके अंदर किसी भी किस्म का जो है ना आपको यानी कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं ना जी कि आपने अपने शेर शरीफ के अंदर अपने लफ्ज़ों से, अपने टॉपिक से बाहर नहीं आना। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है जनाब फ़लस्तीन के लोगों के साथ हमदर्दी के ऊपर नज़म लिख रहे हैं, आप जिस तरह मर्जी उनका दुख दर्द लिखें, आप उनको रोक सकते हैं। इसको हम अदाद नज़म कहते हैं। लिख चल गया, स्क्रीन शॉट ले लिया? अच्छा जी, ये बताएं बेनज़ीर का मतलब क्या होता है? एनीवन? जिसकी मिसाल ना मिले इसका मतलब है वो मिसाल काबिल नहीं है। यानी मिसाल जिसकी ना मिले इट मीन कि वो बहुत आला है, या मतलब है कि जनाब वाला कोई आम चीज़ होगी। आला, वेरी गुड। यानी ऐसी चीज़ जिसकी कोई मिसाल ही आपने पेश कर सकें, यानी इंतहाई इंतहाई उम्दा, इंतहाई जो है ना मतलब है ब्यूटीफुल। ठीक है। अच्छा जी, इधर लिखेंगे असैसिनेशन, ASSASI, असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का मतलब इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, यानी कि जो बंदा जो है कत्ल कर दिया जाता है उसको असैसिनेटेड कहते हैं। जो बंदा शहादत में आता है उसको असैसिनेट किया जाता है। जो बंदा जो है मर्डर कर दिया जाता है उसको मर्डर कहते हैं, मतलब कत्ल कर दिया जाता है। तो खैर बेनज़ीर आपको पता है कि अवाम के हकूक़ की खातिर लड़ रही थी, दैट इज़ कॉल्ड असैसिनेटेड। 27 दिसंबर को 2007 2007
और जनाब टाइम क्या था बोला, आई थिंक टाइम था 6:15 PM। ठीक है, लियाकत बाग, लियाकत बाग रावलपिंडी। लियाकत बाग रावलपिंडी, ये वही बाग है जनाब लियाकत अली खां के नाम से बना हुआ है, और इनको यहाँ पे असैसिनेट किया गया। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि डेथ की काज क्या होती है, तो डेथ की काज जो है असैसिनेट मतलब कत्ल किया गया। ये बता दें आप तमाम लोग कि रेस्टिंग प्लेस जो है इनका कहाँ है, बेनज़ीर भुट्टो को कहाँ दफनाया गया, एनीवन? गड़ी इनकी इनकी जनाब वाला उस जगह का नाम है भुट्टो फैमिली म्यूजियम। ठीक है, और वो कहाँ पे है भला? भुट्टो फैमिली म्यूजियम सिचुएटेड इन गढ़ी खुदाबख्श इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध। ठीक है, जिसके अंदर जनाब भुट्टो फैमिली के तमाम लोग को दफन किया गया है, जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो है, जुल्फ़कार मुर्तज़ा भुट्टो है, शाह नवाज भुट्टो है, नुसरत भुट्टो है, एंड देन बेनज़ीर भुट्टो है। उसके बाद जनाब आसिफ अली जरदारी भुट्टो भी आएगा नाम उसका। खैर ये जनाब इनको खा गए हैं, वैसे बड़ा दुख होता है जनाब वैसे सुन के। खैर जनाब आगे देखें कि लियाकत अली खां, इनका रेस्टिंग प्लेस क्या लिखेंगे? रेस्टिंग प्लेस क्या लिखेंगे भला? गढ़ी खुदा बख्श लड़काना सिंध। ठीक हो गया? सपोज, सपोज का मतलब यानी कि घर, मतलब खामद या बीवी का नाम। ठीक है, आसिफ अली जरदारी से इनकी शादी होती है, आसिफ अली जरदारी 1987 में। कब बोला? 1987 में। चिल्ड्रन, ये बताएं बेनज़ीर भुट्टो के कितने टोटल बच्चे हैं? 2 डॉटर प्लस 1 सन। ठीक हो गया? ये आपने याद रखना है कि इनके जो है सबसे पहले नंबर पे जो है इनकी बख्तावर भुट्टो है, फिर बिलावल भुट्टो है, फिर आसफा भुट्टो है। ठीक हो गया? तो ये इनके जनाब वाला वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। पेरेंट्स का नाम क्या था? नुसरत भुट्टो प्लस जेड भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो। अच्छा जी, बेनज़ीर भुट्टो ने जो मतलब है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, उन्होंने बीए किया हुआ था। कहाँ से भला किया था भला? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इधर क्या आप लिखेंगे? आल्मा मैटर। आल्मा मैटर का मतलब उस स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने आखिरी डिग्री ली होती है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है भला? कौन से मुल्क में है और कौन से शहर में है? एनीवन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इंग्लैंड में है यार, इंग्लैंड में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लैंड में है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के कौन से शहर में आती है भला जी? नहीं नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यार उसमें है ना, अपना क्या कहते हैं, इंग्लैंड में है। ऐसे लंदन की यार की करीब बनती है ये, पर लंदन के शहर है, ऑक्सफोर्ड के साथ ही है, वहाँ पे है ये। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। अच्छा जी, इसके बाद इनके बारे में
लिखिएगा, ये बताएं दुनिया के अंदर फर्स्ट वोमेन रूलर कौन थी? फर्स्ट मुस्लिम वोमेन रूलर। जी जी, रजिया सुल्ताना जनाब पहली मुसलमान हुक्मरान थी ख़वातीन में, 1236 में अल्तमश की बेटी। ठीक हो गया। अगर दूसरी बात की जाए कि जनाब दूसरी जो है मतलब है कि मुस्लिम रूलर की बात की जाए तो वो बनती है अपना बांग्लादेश ना, उसके क्या नाम है यार, श्रीलंका की पहली मुसलमान वजीर आज़म, फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 11th प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, पहली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनती है। कब वाला बनती है? ये बनती हैं पहली बार जनाब बनती हैं आई थिंक जी जी 2 दिसंबर 1988 से लेकर 2 साल सवा साल तक रहती हैं, 6 अगस्त 1990 तक। उसके बाद ये, खैर मैं पूरी स्टोरी उसके बाद बताता हूँ। दूसरी बार ये फिर बनती हैं 13 प्राइम मिनिस्टर, 13वें वजीर आज़म पाकिस्तान की, सेकेंड टाइम। ये बनती है 1993 में 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर 1993, और ये जनाब जाते हैं 5 नवंबर 1996 तक, 5 नवंबर 1996 तक जाती है। ठीक हो गया। जब ये पहली बार वजीर आज़म बनती हैं तो प्रेसिडेंट कौन था भला? प्रेसिडेंट था गुलाम इसाक खान। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट था GIK, गुलाम इसाक खान। जब दूसरी बार वजीर आज़म बनती हैं तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था भला? उस वक्त था फारूक लगारी, फारूक लगारी, फारूक लगारी साहब बनते हैं। ठीक हो गया। ये जनाब इनका पॉलिटिकल जमात का क्या नाम है? पॉलिटिकल पार्टी पीपी का मतलब क्या बताएगा इमन? ये 1967 में पार्टी बनाई थी। वेरी गुड, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन। बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बेनज़ीर की हुकूमत बनती है इसके अंदर जनाब, जब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब हम ये कहें कि इमरान खान के साथ जो है जुल्म हो रहा है, ये जुल्म इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, बाकी सब के साथ भी हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने गद्दारी नहीं की थी बल्कि उन्होंने मुल्क बचाने के लिए जो है वज़ीर आज़मशिप एक्सेप्ट की। हालांकि जब 1971 के अंदर बांग्लादेश टूट रहा था उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की तकरीबन 100 कुछ थी, मतलब MNA सीटें थी, और इनके थे जनाब हाफ कम थी। तो इसलिए उसको साइडलाइन करने के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म किसे बनाया जिसके पास सीटें नहीं हैं। तो ये एक्चुअली हमारे मुल्क के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, इंतहाई कमज़ोर है कि जनाब वो ताकतवर को जो है लेकर आते हैं आगे, और जो कमज़ोर होता है उसको पीछे पीछे कह देते हैं, जो मेरिट पर होता है। खैर, पीपल पार्टी 1967 में बनती है। 17 अगस्त 1988 को साबिक, बल्कि मैं आपको पहले थोड़ी सी एक बात बता दूँ, 1967 में जब पीपल पार्टी बनती है उस वक्त वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली जो साबिक़ा वज़ीर आज़म था, उस वक्त ये वज़ीर ख़ारजा था। 1965 में जब जंग होती है ना, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हैं। ठीक है। 1971 में जब जंग जो होती है, बांग्लादेश अलग होता है, पाकिस्तान टूट जाता है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बग़ैर किसी इंतखाब के बिठा देते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं 20 दिसंबर 1971 को एज ए प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ऊपर जो है 2 साल काम करते हैं। उसके बाद इंतखाबात दोबारा कराए जाते हैं, और उसके बाद जो है 14 अगस्त को नया आइन बनाया जाता है, और उसके बाद जो है पीपल पार्टी की हुकूमत बन जाती है। 4 अप्रैल के पत्नी 12 अप्रैल था, 4 अप्रैल था, नहीं जब मार्शल लॉ लगता है ना 1970 में, 1977 में,
1977 में मार्शल लॉ लगता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये गिरफ्तार हो जाते हैं उस जी मेरे ख्याल 12 जुलाई थी यार, 12 जुलाई थी। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी से पहले 15 दिन पहले बेनज़ीर भुट्टो जो कि लंदन में मौजूद थी उनको वापस बुलाया जाता है और उनको वजारत दाखिला में अंदर सीट दी जाती है। यानी पहली मिनिस्ट्री जो उनकी दी जाती है वो इंटीरियर मिनिस्टर होती है। और ये बात अभी 15 दिन ही होते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है ज़िया साहब जनाब गिरफ्तार करा देते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर जो है झूठा केस चलाया जाता है। वादा माह गवाह बना के इसको 4 अप्रैल 1979 को फांसी लगा देते हैं। कोर्ट मार्शल लॉ जनाब यानी अदालती कत्ल हो जाता है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो बेटे होते हैं ना, शाह नवाज और अपना दूसरे का नाम क्या था भला, एक शाह नवाज था, दूसरा अपना यार वो भी नवाज था इसका। अच्छा खैर है, ये दोनों जो बेटे जी क्या नाम था, हाँ मुर्तज़ा भुट्टो, बिल्कुल बिल्कुल मुर्तज़ा भुट्टो और शाह नवाज भुट्टो। याद रखिएगा इन लोगों ने एक पार्टी बनाई, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था अल जुल्फ़िकार ग्रुप। अल जुल्फ़िकार ग्रुप का मतलब ये था कि जनाब जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल कराने में अहम किरदार अदा किया है, आर्मी के वो अफीसर को पकड़ना है और मारना है। याद रखिएगा अल जुल्फ़िकार ग्रुप के थ्रू उन्होंने आर्मी के तकरीबन 5-6 मेजर जनरल को कत्ल कराया था। ठीक है, मतलब बदला लिया उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि इनको भी मरा दी जाता है, दोनों कत्ल हो जाते हैं, दोनों बेटे कत्ल हो जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो होती है ना, ये एक्चुअली एक सियासी या लीडर थी, तो बेनज़ीर भुट्टो इस अल जुल्फ़िकार ग्रुप से अलग हो जाती हैं और वो सियासी जद्दोजहद का आगाज़ करती हैं। बेनज़ीर को पहले 18 महीने अपने घर में कैद रखा जाता है सिंध के अंदर। उसके बाद 1979 से लेकर 1982 तक जो है उनको फिर पाकिस्तान के अंदर अपने कराची वाले घर में उधर कैद रख दिया जाता है, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होती है। 1982 से लेकर 1986 तक ये लंदन जलावतनी कटने के लिए चली जाती हैं। 1986 में वापस आती हैं और 86 में वापस आने के बाद सेम वही सिचुएशन जो आजकल इमरान खान के साथ चल रही है, यही बेनज़ीर के साथ थी। बेनज़ीर को भी इलेक्शन नहीं जीतने देना, पीपल पार्टी को किसी भी सूरत में इलेक्शन में कामयाब नहीं होने देना, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की हमदर्दियाँ भुट्टो के साथ थी। लोगों ने बेनज़ीर को वोट डाला और बेनज़ीर दोबारा पहले बार वज़ीर आज़म बन जाती है। ठीक है, 17 अगस्त 1988 को साबिक चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान ज़िया-उल हक की हादसाती मौत के बाद दस्तूर के मुताबिक यानी आइन के मुताबिक अबूरी सदर बनाया गया। गुलाम इसहाक खान ने एक एमरजेंसी मशावरत कौंसिल तस्दील दी और नवंबर 1988 में मुल्क के अंदर आम इंतखाबात इनकाद का ऐलान किया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, जिसने 1979 में अपने बाप को फांसी के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत संभाली थी, 1986 में मार्शल लॉ उठाने जाने के बाद वतन वापस लौटी। अमरीत के 10 साल तसल्लुत के खात्मे के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी मंजरनाम वापसी ने मुल्क में जमहूरी तहरीक को एक कुव्वत फराहम की। बेनज़ीर भुट्टो कराची में जो है, आपको मैंने बताया था कराची में पैदा हुई थी और अमेरिका का एक स्कूल था, अमेरिका रेड क्लिफ कॉलेज, और इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, वहाँ तलीम बहुत। खैर ये सारी बातें ओके हो गई, इनको वापस बुलाया गया। अच्छा ये मैं सर आपको बता चुका हूँ 1988 में। अच्छा ठीक हो गया जनाब, ये भी ओके हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ये जो हमारे एक जर्नल थे, अपना क्या नाम था यार उसका, हमीद गुल, जनरल हमीद गुल, जो ISI के सरबराह भी रहे। जनरल हमीद गुल की स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे अभी सर्च करें ना, वहाँ पढ़िए। उसने एक बात ना क्लियर कर दी, उसने कहा ये जो आप समझते हैं कि जनाब फलां बंदा मेरिट पे आ गया, बड़ा पॉपुलर हो गया, ये हो गया, ऐसा कहते कुछ भी नहीं है। आर्मी चीफ को सेलेक्ट करता है अमेरिका, आर्मी चीफ का लेता है सेलेक्ट करता है हुकूमत को। समझ आ गई बात की? तो वहाँ पे जनाब वो लाइव बताता है कि ये जनाब ये ऐसा नहीं होता। भाई ये एक ISI का बंदा बता रहा है और वो भी उसका सरबराह, तो आम बात है। तो लिहाजा ये हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये एक फ्रॉड है, ये हमारे मुल्क के साथ फ्रॉड है, हमारी आवाम के साथ फ्रॉड है। कैसे कि भाई एक MPA बन रहा है, उसकी जनाब कितने करोड़ लगते हैं, और भाई वही करोड़ आप अपने खजाने में जमा कराओ, क्या इलेक्शन के एक बंदे को बिठाओ जान छुड़ाओ जब आप कामयाब ही नहीं है। अच्छा खैर जनाब, क्या हुआ कि 13 दिसंबर को
1988 को सदारती इंतखाबात जो है ग़ुलाम इसाक खान जीत जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब 1988 में इंतखाबात हुए तो मतलूबा एक जो टारगेट था ना, उतनी सीटें बेनज़ीर नहीं जीत सकती। हुकूमत बनाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो को मुहाजिर कौमी मूवमेंट के साथ जो कि तकसीम हिंद के बाद वहाँ से आने वाले मुहाजिर तबके की नुमाइंदगी करती थी, साथ इत्तेहाद करने पर पड़ा। MQM पाकिस्तान पीपल पार्टी को कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में हिमायत देने पर रजामंद हो गई। दोनों पार्टियों ने सिंध के तमाम तबकात को बराबर का तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया। ख़ुसूसन मुहाजिरों को वो मकामी सिंधों के मुकाबले में हमेशा इम्तियाज़ी सलूक की शिकायत करते आज चले आ रहे थे। तो लिहाजा इसकी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ 1989 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शमूलियत दिलवाने में कामयाब हो गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के इन तरक्की याफ्ता ममालिक तक तिजारती रसाई हासिल करने कामयाब हो गया, जिसकी पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत थी। साबका अदवार में जाने की बजाय ऐसी तमाम खुशियों को भारत पाकिस्तान फौजी हुक्मरानों ने बहस जमहूरियत की अदम मौजूदगी की बिना पर सबोताज करने की कामयाब हो जा करता था, लेकिन इस सिविल हुक्मरान की मौजूदगी के बहस ये इतराज़ ख़त्म हो चुका था। ठीक हो गया। तो खैर बेनज़ीर की जनाब जो दाखिला पॉलिसी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये सिंध का जो सियासी मंदिर था उसको जनाब उन्होंने जो जितने भी वहाँ पे ख़ासतौर पर मुहाजिर थे और सिंधी जो थे उनको मिलाया, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया और उनके अंदर जो है आप एक नई तरक्की की शक्ल दी, और जिसके अंदर जो है उन्होंने एक पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट मूवमेंट का क़याम किया ताकि MQM वाले जो हैं उनको जनाब एक मतलब है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़त्म हो जाए। सिंधियों पाकिस्तान पीपल पार्टी की रिवायती बुनियाद और MQM के हामियों के दरमियान कशीदगी अक्सर जो है चलती रहती है। अक्टूबर 1988 में हैदराबाद में सैकड़ों सिंधियों को एक एहतजाज के दौरान कत्ल कर दिया गया, जिसका इल्ज़ाम MQM पर लगा, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों में लिसानी फसादात फूट पड़े। अगस्त 1989 में MQM ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी से इत्तेहाद का खात्मा कर दिया, जिसकी बुनियाद ये बताई गई कि हुक्मरान जमात अपने मुआहदों की पासदारी में नाकाम रही है, इसलिए मई से जून तक दोनों ग्रुपों के दरमियान हज़ारों लोग बहमी झगड़े से मारे गए। खैर इसके बाद जनाब 6 अगस्त यहाँ पे लिख लें, 6 अगस्त 1990 बरतरफी। किसकी बरतरफी? हुकूमत की। बेनज़ीर भुट्टो 1973 के दस्तूर की इस शक्ल में असल शक्ल में बहाल करना चाहते थे, जो कि 1985 में ज़ियाउल हक की जानिब से की जाने वाली तरमीम से पाक, जिन्होंने सदर ममलकत को हुकूमत मुअत्तल करने, कानून साज असम्बली तहरीर करने का इख्तियार दे दिया था। लिहाजा इसकी ख्वाहिश थी कि मुल्क को पार्लिमानी तर्ज पर हुकूमत की तरफ वापस लाए। इससे ये बात भी यकीनी हो जाती है कि अपने ओहदों से बरतरफी नहीं किया जा सकता। मुनासिब हिमायत हासिल होने में नाकामी पर इसे जल्दी ओहदे से बरतरफ किया जाता है। 6 अगस्त 1990 रावलपिंडी से शाया होने वाले एक अखबार ने खबर दी कि आज सदर ग़ुलाम इसाक खान असम्बली तोड़ देंगे और मुल्क में निगरान हुकूमत कायम कर दी जाएगी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब निगरान वज़ीर आज़म होंगे। इसके अलावा इस खबर पर चारों सूबों के मुतवक्किल गवर्नर के नाम भी दिए गए। दोपहर तक इस खबर की खबर वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को मिल गई और उन्होंने अपना मुतमिद खसूसी तियारा सदर के पास भेजा। सदर ने यकीन दिलाया कि वो आइन के मावरा कोई कदम नहीं उठाएंगे। बट शाम 5 बजे के लगभग सदर ग़ुलाम इसाक खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और आइन की दफ़ा आपको पता है ना, सदर के पास जो अख्तियार होता है ना उसके अंदर जनाब 58(2)B ये एक शिक है। 58(2)B के तहत अपने खसूसी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कौमी असम्बली तोड़ दी और वज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इनके कबीना को बरतरफ कर दिया। इसी साल 24 अक्टूबर को नया खिताब कराने का भी ऐलान किया। फिर रावलपिंडी के अखबार में शाया होने वाली इस खबर के मुताबिक अमल करते हुए ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को, जो हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमा थे, अबूरी हुकूमत का निगरान वज़ीर मुकर्रर कर दिया। मसूफ सुबह सिंध पाकिस्तान के सबसे बड़े जागीरदारों से जतोई नामी एक खातून ख़ानदान के मौजूदा सरबराह, पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी अरकान और बेनज़ीर के वालिद कबीना का कारकुन था। लेकिन 1968 में बेनज़ीर की वापसी के बाद
1986 में बेनज़ीर की वापसी के बाद पीपल पार्टी सिंध की सदारत से हटा दिया गया, जिस पर पार्टी को खैर बैत कर दिया। तो लिहाजा उसको क्या बना दिया गया, अबूरी वज़ीर आज़म मुंतखब करना गुलाम इसहाक खान को तसद्दुक़ ज़ाहिर करता है और उसने जनाब उसको अबूरी जो है गवर्नर बना दिया सिंध का। तो यहाँ पर आपको बात समझ आ गई। उसके बाद जनाब 1990 के इंतखाबात होते हैं और 1990 के जो इंतखाबात होते हैं ये बेनज़ीर नवाज शरीफ साहब को जनाब वाला एक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है जमहूरी वतन पार्टी। आई थिंक जमहूरी वतन पार्टी था, जमहूरी वतन पार्टी था। और जमहूरी वतन पार्टी को जनाब जो है यानी कि किसी भी तरह से जनाब उन्होंने वो करा दिया, कामयाब करा दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया नवाज शरीफ, 12वां वज़ीर आज़म बन गया। नवाज शरीफ का ये पहला दौर ख़त्म हो गया और उसके बाद जो है 12 यानी कि 1981 के अंदर 1993 के अंदर जो है ये चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, इख्तलाफात इस तरह हुए कि IGI के इत्तेहाद में दरारें डाल दी। IGI जो था ये जनाब याद रखिएगा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, उसके अंदर सारी जमातों का मलबा था, जैसे ये PTM नहीं था ऐसे था। उनके दरमियान लोगों को दरारें डाल दी गई और जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत को सदर गुलाम इसहाक खान ने 8वीं तरमीम का सहारा लेते हुए नवाज शरीफ को इसकी हुकूमत को बदउनवानी यानी करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया। खत्म बात। इसके बाद जनाब दोबारा इंतखाबात, फिर दोबारा इंतखाबात होते हैं और कायम मकाम जो वज़ीर आज़म बनते हैं उसका नाम था बलक शेर मिदारी। ठीक है, बलक शेर मिदारी जो है ये जनाब क्या करते हैं कि वज़ीर नवाज शरीफ ने उस वक्त जो है जनाब जब इसको मतलब कराया गया तो नवाज शरीफ ने वैसे पहले इस्तीफ़ा दे दी, जब उन्हें पता चला कि जनाब बरतरफ होने वाला हूँ तो पहले इस्तीफ़ा दे दिया इसने। उसके बाद 1993 के अंदर इंतखाबात कराए गए। इंतखाबात कराने के बाद जो है नवाज शरीफ जी कौमी असम्बली में 72 सीटें हासिल की, जबकि पीपल पार्टी ने 86 सीटें हासिल की, लेकिन वो असम्बली में अक्सरियत हासिल करने में कोई भी कामयाब ना हो सका। लिहाजा बेनज़ीर ने छोटी जमात आज़ाद उम्मीदवारों को हिमायत से अक्सरियत हासिल कर ली, यूँ एक नई हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। बेनज़ीर की दूसरी टर्म होती है 18 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक। तो ये जनाब चलती रहती हैं। उसके बाद क्या होता है आपको पता है कि जब मैं एक सीट पे बैठा हूँ और आपको हटा दूँ तो आपको दुख होगा और आप किसी भी वक्त जनाब मुझे हटाने के चक्कर में और मुझे जो है इसके चक्कर में जो है मतलब है कि रहेंगे। तो लिहाजा इस दौरान बेनज़ीर के ख़ानदानी झगड़े हुए काफ़ी सारे और झगड़ों के बाद जो है एक केस होता है अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996। अल जिहाद ट्रस्ट केस, इस फैसले में कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी मर्ज़ी के बगैर फेडरल शरीय कोर्ट नहीं भेजेगा। तो खैर वो तो एक और था। इसके बाद जो है बेनज़ीर की भुट्टो का खात्मा 1996 में कैसे होता है। 1990 की दिहाई के पहले निस्फ में बेनज़ीर भुट्टो और सदर फ़रूक लगारी के मबैन तल्लुकात काफ़ी खशीदा हो गए। बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट जेकाल मुतारफ़ कराया गया। ये अक्सर पेपर में आता है कि 1990 में जब इसका ख़त्म किया गया तो उधर एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम क्या था, उसका नाम था मिडनाइट जेकाल। ठीक है, बदनाम ज़माना 8वीं दस्तूर अमरी के खात्मे की बजाय सदर लगारी ने इसका इस्तेमाल करते हुए 5 नवंबर 1996 को बदउनवानी, बद इंतज़ामी और कत्ल गारत के इल्ज़ाम लगाते हुए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को तलील कर दी। इसके साथ कौमी असम्बली भी तलील कर दी। बेनज़ीर भुट्टो के खामन आसिफ अली जरदारी जो कि भुट्टो हुकूमत में वज़ीर सरमायाकारी के अहदे पर फायद था, पर भी रिश्वत सतानी के अलावा हुकूमती मुआहदात में पस पर्दा माली मफादात हासिल करने कराची में गैर कानूनी कत्ल गारत के इल्ज़ाम में लगाए गए। बेनज़ीर भुट्टो ने मुज़ाकरा मज़कूरा इल्ज़ाम सियासी इंतकामी का नाम दिया और फिर वही रज़ाकाराना तौर पर जलावतनी के तौर पर मुल्क से बाहर चली गई। इनकी गैर मौजूदगी में दोनों मियाँ बीवी पर मुकदमा चलाया गया और सजा सुना दी गई। सितंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने मज़कूरा मुकदमे में नज़रसानी का हुक्म दिया और इस तरह बेनज़ीर भुट्टो पर इसकी गैर मौजूदगी में एक अलग मुकदमे के नतीजे में 3 साल कैद की सुनवाई की गई। अगर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आती और हब्स कैद की बंदूकें सोबतें बर्दाश्त करती, इसलिए वो नई सदी की पहली दिहाई के वक्त तक जलावतनी रही। उसके बाद बेनज़ीर आपको पता है कि वापस आती हैं 2007 के अंदर और उस 7 के अंदर वापस आती हैं। तो आपको पता है कि जनाब उस दौरान बेनज़ीर भुट्टो जो है एक वो क्या कहते हैं जनाब इंतखाबी मुहिम के दौरान वो कर रही होती हैं। तो
उसमें क्या होता है कि वो एक मैं आपको ना इसकी सारी वो बता देता हूँ। उस वक्त नवाज शरीफ जो होता है ना, ये भी आपको पता है कि सऊदी अरब में होता है। जनरल मुशर्रफ ने साबिक वज़ीर नवाज शरीफ को 1999 में एक फ़ौजी इनकलाब में हुकूमत से फारिग कर देता। वो सऊदी अरब में अपनी जलावतनी गुजार रहे थे। गुज़श्ता रोज़ जब उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इन्हें हुकूमत ने गिरफ्तार करके दोबारा मुल्क बदर कर दिया। हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम फैसला किया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं। इस फैसले की रोशनी में उन्होंने वतन आपने की ख्वाहिश की थी। यानी 10 सितंबर 2007 की बात है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब बेनज़ीर भुट्टो जो है 27 दिसंबर 2007 को जो है वो कर रही होती हैं रावलपिंडी में अवामी जलसे से खिताब कर रही होती हैं। ठीक है। उस दौरान पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म और पीपल पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में निकाले गए जुलूस की क़यादत करती हैं। वो एक खुदकुश हमले में हलाक हो गई। इस हादसे के मुतल्लिक़ पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि इसमें अलकायदा का हाथ है। इस खुदकुश बम धमाका जिसमें 23 मज़ीद अफराद भी हलाक हो गए, ताहम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सपोर्टर इस जलसे में होने वाले बम धमाके में हुकूमत पाकिस्तान और सदर मुशर्रफ के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। इस खुदकुश हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ हंगामे शुरू हो गए। 30 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस मरहूम वालदा का जानशीन और पीपल पार्टी का चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। तो ये जनाब एक स्टोरी थी जो बेनज़ीर के साथ ज़्यादती हुई, और ये जितने भी यहाँ पर मुंतखब हुक्मरान आते सबके साथ भी ज़्यादती हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है अपनी वो एक समझते हैं कि पावर में नहीं आ रहा, पाकिस्तान वो कामयाबी नहीं हासिल कर रहा जो होनी चाहिए। तो ये जनाब जितने भी हमारे तहसीलदार वाले सेशन वाले स्टूडेंट हैं, तो हमारा ये आज सेशन कंप्लीट हुआ। अगला सेशन हमारा स्टार्ट होगा, फ्री सेमिनार होगा 14 जनवरी 2024 को, और तब तक आप वेट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो है तब तक मैं थोड़ी सी एकेडमी की सेटिंग करनी है, रूम की सेटिंग करनी है बेहतरीन तरीके से। अब आपको जो है एक नए और नई टेक्निक के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा जनाब, बाकायदा तौर पे मेरे साथ कुछ दो लोग और भी होंगे, तो हम जो है एक प्रॉपर अटेंडेंस लगाया करेंगे। जो लोग क्लास नहीं लेते और ऐसे लोगों को क्लास में बिल्कुल ऐड नहीं करना। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने सवाल करना हो? एनीवन? स्पेशल ब्रांच का जो पेपर जिन्होंने देना है ना, वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको एक और ग्रुप में ऐड करूँगा, वो क्लास चलती रहेगी हमारी। ठीक है, उसकी कोई फीस नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? बाकी जनाब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप पीपीएससी की एक पोस्ट पे भी अप्लाई करेंगे ना, तो आप कामयाब हो सकते हैं। कैसे? आपको पीपीएससी मॉडल पेपर फुल बुक करना चाहिए। 250 प्लस पेपर हैं। पाक एमसीक्यू की वेबसाइट फुल आनी चाहिए। अगर आप एक सीट पे टेस्ट देने जाएंगे तो आपका नाम जरूर होगा। अगर नहीं आएगा नाम ना, तो आप वो सीट मुझसे आके ले लेना। ठीक है। तो हमारी क्लास कंप्लीट होती है जनाब। इंशाल्लाह आगे आप रेस्ट करें कुछ दिन, ताकि आप जो है थोड़ी सर्दी की छुट्टियां गुजार रहे हैं। फिर इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आपको पता है कि हमारे जो टेस्ट होते हैं वो भी रोज़ाना होते रहे हैं, क्लास भी रोज़ाना होती रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनाब अगर हमारी क्लास कभी नहीं हुई तो फिर वो क्लास हमने संडे को ली है। हमने कभी मतलब है थोड़ी सी टाइम की पाबंदी है नहीं रही, ये मैं समझता हूँ, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम टाइम की पाबंदी करेंगे। ठीक है।